हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज इस क्लास में अपने पास हम बहुत ही प्यारे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जनरल एंट्रीज का है ना। तो एक रिक्वेस्ट मैं करूँगा आपसे, जो हम रूल्स पढ़ते हैं जनरल एंट्रीज के रिगार्डिंग, तो उस रूल्स को फॉलो करो और कॉन्सेप्चुअली हम चलेंगे। ऐसा किसी भी क्वेश्चन में नहीं करना है कि ऐसा है तो उसको इस तरीके से बनाना है। ऐसा करेंगे तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम फंस जाएंगे, है ना। तो मेरा क्या अप्रोच होता है उसको आप सीखें, उसको फॉलो करो, तो किसी भी ट्रांजेक्शन्स का एंट्री आप इजी वे में कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ शंकर स्टोर्स। शंकर स्टोर की बुक में, मतलब कि शंकर स्टोर्स ने ट्रांजेक्शन्स किए हैं, लेन देन किया है ना, ये बिजनेस कर रहा है। तो इन ट्रांजेक्शन्स का हमें जर्नल पास करना है। क्या है, 2022 1 अप्रैल। पहला है स्टार्टेड बिजनेस विथ 5 lakhs, पेड इनटू बैंक 4 lakhs। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है, 5 lakhs रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ना। तो बिजनेस में कितने रुपए आ गए होंगे, 5 lakhs आ गए होंगे बिजनेस के पास, जिसमें से 4 लाख रुपए जाके बैंक में जमा कर दिया गया है। ठीक है, अब सोचो एक बात की सिंपल, मैंने बोला कि बिजनेस स्टार्टेड विद द कैश 5 lakhs, तो एंट्री क्या होता है, सिंपली कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बट बिजनेस में लगाया गया है यहाँ 5 लाख, जिसमें से 4 लाख रुपए जाके बैंक में जमा कर दिया गया है ना ये बात। तो कुछ जगह हम यहाँ यूज़ कर लेंगे, कुछ यहाँ। तो पहला एंट्री अगर बात करूँ कि फर्स्ट एंट्री जो 1 अप्रैल को एंट्री हो रहा है, मैं अप्रैल लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। अप्रैल 1, कौन सा भाई, 2022। ठीक है, तो क्या हो गया, कुछ आपके बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया, कितने रुपए से भाई, 4 लाख रुपए से। तो 4 लाख तो यहाँ चला गया, और कैश जो बैलेंस बिजनेस में आया है, इसका मतलब वो 1 लाख रुपया ही है, क्योंकि 1 लाख रुपया ही कैश अब पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सर 5 लाख तो कैश था, बट तुरंत बिजनेस में जैसे ही पैसा आया ना, उसमें से 4 लाख रुपये जाके बैंक में जमा कर दिया गया, बिजनेस के बैंक के खाते में। तो यानी कि 4 लाख बैंक, और इसमें से 5 में से 4 चला गया, तो 1 लाख कैश बैलेंस बिजनेस में बचा हुआ है। तो टोटल पूंजी लगा कितना बिजनेस में, 5 लाख का। तो टू कैपिटल अकाउंट हाउ मच, 5 lakhs। सिंपल। नेक्स्ट एंट्री है 4 अप्रैल का, तो 4 लिख दो यहाँ पे, अप्रैल मैंने लिख ही दिया तो अप्रैल 4 ही हो गया। तो 4 अप्रैल का एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फॉर ₹140 इन ऑल, मतलब टोटल गुड्स का परचेज हुआ है 140 का। आउट ऑफ विच हाफ द गुड्स वाज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर सुधीर। क्या मतलब इसका, आपने टोटल परचेजिंग किया है, गुड्स का परचेज किया है 140 का टोटल, जिसमें कि हाफ यानी कि 140 का हाफ 70 मिस्टर सुधीर से उधार में लिया आपने मतलब बिजनेस ने। इसका मतलब ये हुआ कि 140 में से 70 तो उधार का है, यानी कि 70 जो यहाँ बच रहा है वो कैश में परचेज किया होगा। तो परचेज टोटल तो कितना हो गया, 140, आधा जिसमें कि उधार का, आधा आपने कैश में खरीदा है। तो एंट्री क्या हो सकता है इसका, परचेज तो टोटल कितना आएगा 140, तो परचेज अकाउंट डेबिट 140। कैश आपके पास से कितना चला गया होगा, ओनली 70, है ना। तो कैश अकाउंट, या सिर्फ कैश लिखो, बात एक ही है। और जिससे हमने उधार पे लिया है वो हमारा होता है क्रेडिटर, तो उसका नाम आता है, तो नाम क्या, मिस्टर सुधीर। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, मिस्टर सुधीर। ठीक है भाई, 70 हो गया। बहुत इजी तरीके से सोच के चलेंगे तो हर एक ट्रांजेक्शन इजी होगा आपके लिए। चलो 7 अप्रैल का ट्रांजेक्शन, तो इसे अब यहाँ पे हम बना लेते हैं। अप्रैल 7, परचेज बिल्डिंग फॉर ₹2 lakhs एंड पेड 2% ब्रोकरेज ऑन इट्स परचेज, ऑल्सो इनकर्ड ₹24,000 ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। ठीक है भाई, पेमेंट फॉर बिल्डिंग वॉज मेड बाय चेक एंड रजिस्ट्रेशन एंड ब्रोकरेज वॉज पेड इन कैश। तो फंडा क्या है यहाँ पे, बात क्या है उसको समझ लेते हैं पहले। बात कुछ ऐसा है भाई साहब कि 2 लाख रुपए का बिल्डिंग परचेज किया गया है, जिसपे कि 2% का ब्रोकरेज लगा। ब्रोकरेज क्या होता है, कमीशन। रियल एस्टेट, जैसे कि बिल्डिंग किस में आता है, रियल एस्टेट में। तो होता है क्या, जब बिल्डिंग परचेज या कभी सेल कर रहे हो तो उस पर कुछ कमीशन आपको ब्रोकर्स को, एजेंट्स को पे करना होता है। तो 2% का उसी चीज़ की बात यहाँ पे हो रही है। तो कितने का बिल्डिंग है, बस उसको देखो, 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए पर आपने 2% पे किया होगा।
तो यानी कि 2 लाख रुपया तो आपने पे किया ही किया, और इस 2 लाख का 2% निकालोगे तो वो आएगा 4,000, यानी कि आपने 4,000 भी पे किया होगा। ठीक बात है। और क्या है, अब रजिस्ट्रेशन होता है ना, गवर्नमेंट का स्टैम्प ड्यूटी भी लगता है, तो टोटल रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट यहाँ पे दिया है 24,000, तो और 24,000 रुपया लग गया। तो देखो बिजनेस कर रहे हैं ना, तो बिजनेस के दौरान बिजनेस के लिए बिल्डिंग परचेज किया, बिजनेस करना होगा उस बिल्डिंग में कितने का, इतने का 4,000 रुपया ब्रोकरेज पे कर दिया, जिसको बोलते कमीशन पे कर दिया, और 24,000 रजिस्ट्रेशन। तो इस बात को समझो, ये टोटल जो वैल्यू है, अब बिल्डिंग का वैल्यू आपके पास सिर्फ 2 लाख का नहीं है, कहने का मतलब बिल्डिंग 2 लाख का नहीं है, 2 लाख रुपये का एक्चुअल बिल्डिंग का कॉस्ट, 4,000 रुपये कमीशन पे किया, 24,000 रजिस्ट्रेशन चार्ज पे किया, इसका मतलब ये हो गया अब बिल्डिंग का कॉस्ट हो गया 2,28,000, क्योंकि आपने इतना खर्च किया बिल्डिंग के लिए, तो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा। जैसे कि आप एक मशीन खरीद रहे हो अपने फैक्ट्री के लिए, मशीन आया सपोर्ट 10,000 रुपये का, है ना, और मशीन को इंस्टॉल कराने में आपने वेजेस वगैरह पे किया होगा, तो सपोज़ ये सब में 2,000 रुपये और लग गया, तो क्या मशीन का कॉस्ट में ऐड नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई जब आपने 10,000 रुपये का मशीन परचेज़ किया है बिज़नेस के लिए, बिज़नेस में यूज़ के लिए, प्रोडक्शन के लिए, और 2,000 रुपये और खर्च कर रहे हो, तो क्या आप ये बोलोगे मशीन का कॉस्ट सिर्फ 10,000 है? नहीं भाई, 10,000, और बोलते हैं जब तक मशीन रेडी होगा तब तक जितना भी खर्च लगेगा सारे कॉस्ट मशीन में ऐड होंगे। कहने का मतलब फिक्स एसेट्स में हर वो कॉस्ट ऐड होता है जब तक कि वो जो फिक्स एसेट्स है हमारे पास आ नहीं गया हो, यूज करने लायक बन ना गया हो, तब तक जो भी कॉस्ट उसके पीछे लग रहा है सारे कॉस्ट उस फिक्स एसेट्स में ऐड होता है। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में 10,000 तो मशीन और 2,000 रुपये वेजेस वगैरह का खर्चा, तो टोटल कॉस्ट मशीन का कितना हो गया? 12,000। उसी तरीके से बिल्डिंग आपने परचेज तो कर लिया, अब रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो क्या आप उस पर काम कर सकते हो? क्योंकि गवर्नमेंट का फॉर्मेलिटीज़ वो पूरा करना है हमें, तो उस फॉर्मेलिटीज़ के रिगार्डिंग और 4,000 कमीशन भी लगा है। डैट मीन्स अब बिल्डिंग में आप बिजनेस कर सकते हो। टोटल बिल्डिंग का कॉस्ट कितना है? 2,28,000। तो कुछ लिखा है, कुछ कैश में पेमेंट है, कुछ चेक में। तो बिल्डिंग का जो पेमेंट हो वो तो चेक से हुआ है, रजिस्ट्रेशन 24,000 रुपये और कमीशन का पैसा खर्च किया गया है बाय कैश में। तो देखो टोटल बिल्डिंग का जो आपके पास आया, जो एसेट्स बना, जो बिल्डिंग का वैल्यू, तो वो तो मैंने बता दिया कैसे आया, 2,28,000 आया है। इसको पहले एंट्री पास कर लेते हैं। तो टोटल बिल्डिंग के खर्च में कुछ तो आपने कैश में पे किया है टू कैश अकाउंट, और कुछ आपने चेक दिया, मतलब बैंक से आपके कटेगा, आपके मतलब बिजनेस के खाते, बिजनेस का जो खाता है बैंक में उससे कटेगा। तो 2 लाख रुपया बिल्डिंग का जो एक्चुअल कॉस्ट, मतलब कि बिल्डिंग जो लिखा है सिर्फ वो तो 2 लाख रुपया, कमीशन और रजिस्ट्रेशन 28,000 रुपया, ये कैश में पे हुआ है ना, यहाँ लिखा था ना रजिस्ट्रेशन एंड ब्रोकरेज वाज पेड इन कैश, तो ये हो गया 28,000। तो टोटल कितना हो गया? 228, मतलब बिल्डिंग का वैल्यू, बिल्डिंग आपके लिए 228 का है। ठीक है, चलते आगे। 17 अप्रैल, 17 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है, क्या है? पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग बाय चेक एंड संकर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक ₹4,000। देखो भैया दो बात है, क्या बात है वो? एक तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग तो आपने लिया था बिजनेस पर्पज़ के लिए, ऑब्वियसली बात है, बिजनेस करो तो बिजनेस पर्पज़ के लिए लिया होगा, और उस बिजनेस पर्पज़ के लिए बिल्डिंग जो लिया था उसके पीछे फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो रहा है 1,000 रुपये का चेक के द्वारा, मतलब बैंक से जाएगा। और संकर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो शंकर का लाइफ का जो प्रीमियम लग रहा है वो तो पर्सनल हो गया उसके लिए, क्योंकि शंकर के बुक में लिखा है तो शंकर तो प्रोप्राइटर है ना, तो जब प्रोप्राइटर है भाई तो 4,000 रुपये जो शंकर के लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम लग रहा है डेट मीन्स वो तो उसका ड्रॉइंग्स हो गया, और 1,000 रुपया ये बिजनेस का खर्चा है। तो टोटल खर्चा तो यहाँ 5,000 है। तो कैसे लिखोगे? एक तो इंश्योरेंस का खर्चा जो बिजनेस के लिए है, जिसको क्या फायर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो, और कुछ ड्राइंग्स भी है जो कि प्रोप्राइटर के पर्सनल लाइफ के लिए इंश्योरेंस पे हो रहा है, तो ड्राइंग्स टू टोटल खर्चा बैंक के द्वारा पे हो रहा है, बैंक मतलब चेक से पे हो रहा है,
टू बैंक अकाउंट। 4,000 रुपये का पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पे हुआ, 1,000 रुपया बिल्डिंग के फायर इंश्योरेंस का, तो टोटल कितना हो गया? 5,000 हो गया, खत्म। नेक्स्ट क्या आता है? 18 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है, तो 18 लिख लो, मैंने अप्रैल लिख दिया तो 18 अप्रैल ऑटोमेटिक वो कहलाएगा। आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, दिस ईयर मतलब इस साल जो भी रेंट पे किया, मतलब पूरे अप्रैल से लेकर मार्च तक का एक साल का, 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। देखो यहाँ दो बात हो सकता है। एक बात तो ये हो सकता है कि भाई प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हो सकता है, ठीक है। और एक एंट्री क्या बन सकता है? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ये एंट्री कब होगा और ये एंट्री कब होगा, इसको पहले समझो। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है जो भी अमाउंट, जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि 10 जितना भी पे किया था ना उसमें से 10,000 रुपया नेक्स्ट ईयर का है, तो टोटल कितना पे किया था ये तो नहीं पता, बट ये पता है कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कितने पे किए गए हैं? 10,000 रुपया। तो इस साल के लिए तो एसेट्स हो गया, वो खर्चा नहीं मानेंगे, तो ये एंट्री पास होगा। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि 20 या 25,000 रुपये रेंट पे हुआ है, उसमें से कुछ नेक्स्ट ईयर का, लेकिन आपको भी पता नहीं है, तो टोटल जो आपने पेमेंट कर दिया है रेंट का, तो आप बोल सकते हो उसमें कुछ प्रीपेड है। कितना प्रीपेड है ये नहीं पता, तो आप एंट्री बोल सकते हो क्या? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। बट आपको एग्जैक्ट अमाउंट जब पता है कि कितने रुपए अगले साल के लिए रेंट अभी पे कर दिए हैं, तब आप एंट्री क्या करोगे? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो यहाँ क्या एंट्री हुआ इसका मतलब? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री समझाया मैंने अभी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, हाउ मच? 10,000, खत्म बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अप्रैल 19 क्या है भाई? सैलरीज ड्यू टू क्लर्क्स, मतलब क्लर्क्स को सैलरी पे करना था, अभी तक ड्यू है, पे नहीं किया, तो कोई भी आउटस्टैंडिंग का जो एंट्री करते हैं तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंस का क्या नाम है? सैलरी। तो सैलरी ड्यू है ना, तो क्या बोलेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितना ड्यू है? 50,000, तो 50,000, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया। चलते आगे, अब देखिए क्या करना है। क्या है लास्ट में? 21 अप्रैल, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इस बात को। क्या है क्वेश्चन समझे, पढ़ें। गुड्स वर्थ ₹1 लाख डिस्ट्रॉयड बाई फायर, ठीक है। पहले तो भाई डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब परचेज का आपका वैल्यू 1 लाख रुपए से कम हो गया होगा। तो पहला एंट्री तो आप जैसे ही जितना का फायर से या चोरी से नुकसान हुआ उसका एंट्री आप कर लो। 1 लाख रुपए है ना, कितने दे रखा है क्वेश्चन में? 1 लाख रुपए। तो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। क्यों कर रहे परचेज को क्रेडिट? क्योंकि परचेज जितने से कम हो जाता है तो उतना से परचेज को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, है ना। तो क्रेडिट हम यहाँ पे कर रहे हैं इस चीज़ को। हाउ मच? पहला काम तो ये कर देना। तो 21 का पहला एंट्री होगा। आगे क्या है? इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर। तो पहले यहाँ समझो इस बात को। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड मतलब इंश्योरेंस कंपनी के पास हमने इस चीज़ का अगर इंश्योरेंस करा रखा होगा, और क्वेश्चन में आया भी है ना, प्रीमियम पे कर रहे थे कहीं पे, इसका मतलब अपने स्टॉक का हमने इंश्योरेंस करा रखा था, हमने मतलब शंकर ने अपने बिजनेस का। तो जैसे इंश्योरेंस कंपनी एडमिट कर रही है इस चीज़ को कि हाँ इस नुकसान को हम एडमिट करते हैं, तो वैसे ही हम यहाँ की एंट्री पहले पास करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी अब हमारा डेटर है, क्योंकि वो हमें पैसा देगा। वो बात आगे लिखा हुआ कितना देगा। तो जैसे इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड मतलब उसने क्लेम को मान लिया, वो देगा, तो हम मान लेंगे क्या कि लगता है मुझे पूरा का पूरा क्लेम मिल जाएगा, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? डेटर। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? जो हमारा डेटर होता है उसे हम डेबिट करते हैं, तो हम बोलेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट।
और लॉस हमारे यहाँ से ख़त्म हो जाएगा ये वाला, तो टू लॉस बाय फायर। क्यों भाई, हम उसे डेटर बना रहे हैं तो हमसे उम्मीद कर कि वो हमें पैसा देगा और इसकी वजह से लॉस हमारे पास से ख़त्म करना होगा, तो इसलिए इसे हम क्रेडिट कर रहे हैं। कितने रुपए का? 1,00,000 रुपये का। 1,00,000 रुपये से आगे लिखा एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट। उम्मीद किए थे 1,00,000 देगा, बट इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ आया होगा जिससे कि वो लोग खाली इतना ही कर पा रहे हैं कि आपका 60% ही बनता है। तो देखो, यानी कि हम बोल सकते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी जब भी पैसा देती है अपने बैंक अकाउंट में देती है, बिजनेस के बैंक अकाउंट में, तो 1,00,000 रुपये में से 60,000 मिल रहा है, तो 60,000 डेबिट। तो लॉस कितने का एक्चुअल में हो गया? 40,000 का। तो इस आप लोग पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स में, तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितने से? 40,000 से। इसको भी इरेज कर दो और साथ में लिख दो। इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए 1,00,000 का डेटर था और सेटलमेंट हो रहा है, मतलब कि 1,00,000 में से 60,000 हमें मिल रहा है। 40,000 का नुकसान हमने कंसीडर कर लिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, रिकॉर्डिंग कर लिया, तो डेटर मेरा 1,00,000 से ख़त्म हो रहा है, तो इसे ख़त्म कर दो 1,00,000 रुपये से टू इंश्योरेंस कंपनी। हाउ मच? 1,00,000। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। बहुत ही ध्यान से इसको समझना पड़ेगा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे एंट्रीज दे रखे थे इस क्वेश्चन में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।